अस्सलाम वालेकुम। कैफ फॉर बिजनेस लॉ। आज इंशाल्लाह हमारा लेक्चर नंबर 53 होगा। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 हम पढ़ रहे हैं जी। चैप्टर इसका 14 आई कैप की बुक का हम डिस्कस कर रहे थे। अभी तक हमने ये डिस्कस कर लिया है कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते क्या हैं, निगोशिएबल से क्या मुराद है। देन हमने कहा कि जी पेएबल टू ऑर्डर, पेएबल टू बीरर क्या है। हमने प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज की बात की डिटेल में। हमने लास्ट लेक्चर में बिल ऑफ एक्सचेंज देखा, उससे पहले हमने प्रोमिसरी नोट देखा और हमने कहा यार इनमें फ़र्क बेसिकली यही है कि एक में प्रॉमिस हो रहा होता है और एक में आप ऑर्डर दे रहे होते हो। प्रॉमिस आप खुद कर रहे होते हो, जो मेकर है वही प्रॉमिस कर रहा होता है कि भाई मैं पैसे पे करूँगा आपको, और उसकी ही प्राइमरी एंड अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पेमेंट करने की। जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में एक और पार्टी बीच में इन्वॉल्व होती है, ड्रॉई। मतलब है कि ड्रॉर साहब जो हैं वो ड्रॉई को ऑर्डर करते हैं कि यार आप पे करो पेई को। अब वो जो पेई है वो कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है और वो वही बंदा ड्रॉर खुद भी हो सकता है। ठीक है, हमने कुछ इनके फ़र्क भी देखे हैं। तो आज एक छोटा सा टॉपिक है टाइप्स ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। एक तो वो है ना कि 3 तरह के प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक। एक तो वो टाइप है और बाकी अब दूसरी एंगल से भी हम एक देख लेते हैं। उसको ज़रा अभी समझने की कोशिश करते हैं। इंशाल्लाह आज चैप्टर एंड हो जाएगा हमारा, फिर नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे कल से। कतरी कुछ ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, कुछ बेयरर इंस्ट्रूमेंट है। ये तो हमने पहले भी पढ़ लिया हुआ है तो हमारे लिए इजी होगा इसको दोबारा अंडरस्टैंड करना। फिर वो कहता है कुछ इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है, कुछ फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है। इनलैंड से मुराद है आप कह लो कि पाकिस्तानी इंस्ट्रूमेंट जिनको कहा जा सकता है। फॉरेन से मुराद है जो आउट ऑफ कंट्री के हैं। और फिर एक डिमांड इंस्ट्रूमेंट और टाइम इंस्ट्रूमेंट है। ये इनलैंड और फॉरेन वाली एक न्यू टर्म आपके लिए अभी आई है। बाकी डिमांड और टाइम वाली भी हमने काफ़ी बात की हुई है, पहले बार बार बात की हुई है। देन हमने ऑर्डर और बेयरर के ऊपर भी काफ़ी बात की हुई है। ठीक है जी, तो इनको ज़रा देख लेते हैं। सबसे पहले जैसे ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, वो कहते हैं अ प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक, मतलब कि अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज पेएबल टू ऑर्डर इफ आइदर ऑफ द फॉलोइंग 2 कंडीशंस आर फुलफिल्ड। इन दोनों में से कहता है एक चीज़ अगर फुलफिल हो रही है। पहली कौन सी है? विच इज एक्सप्रेस टू बी सो पेएबल, जिस पर लिखा होगा पेएबल टू ऑर्डर, एक्सप्रेस टू बी सो पेएबल, मतलब कि जो इस तरह से पे करने का एक्सप्रेस किया गया हो, बताया गया हो, शो किया गया हो, पेएबल टू ऑर्डर है ये लिखा हो तो फिर भी है। या किसी स्पेसिफिक पर्सन का नाम लिख दिया जाए। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट या चेक के ऊपर आप ये लिख दो पेएबल टू ऑर्डर, ठीक है, तो फिर भी वो क्या हो जाएगा? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है। या आप ये लिख दो पे टू असलम, तो भाई फिर भी ये क्या है? बंदे का स्पेसिफिक पार्टी का नेम आ गया है, तो देन भी वो बन गया। ठीक है। एंड डज नॉट कंटेन वर्ड्स विच प्रोहिबिट ट्रांसफर। वो कहता है ट्रांसफर मना नहीं करता, ये मतलब कि निगोशिएशन को रोकता नहीं है। याद है ना, हमने पहले भी डेफिनेशन देखी हुई है, उसमें यही है कि निगोशिएबल होने से उसको नहीं मना करता। अगर वो करता है फिर वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। वैसे वो एक एग्रीमेंट आप कह सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, बट that's not a negotiable instrument in that case. Okay, or indicate an intention that it shall not be transferable. An order instrument can be transferred by an endorsement on it and then its delivery. ये हमने obviously पढ़ी हुई हैं चीज़ें कि एक ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट को अगर आपने, ये बड़ी लॉजिकल बातें हैं, ये देखें, इसमें कोई कन्फ्यूजन होनी नहीं चाहिए ऑर्डर में, क्योंकि किसी न किसी बंदे का नाम है ना। ठीक है, यहाँ पे भी पेएबल टू ऑर्डर है तो जिसके पास है उसकी चीज़ है। अब उसके साइन के बगैर ये चीज़ आगे नहीं जा सकती, ट्रांसफर नहीं हो सकती। तो साइन करने को तो इंडोर्समेंट कहते हैं। पेपर के ऊपर कर दो या बैक साइड पे कर दो या एक स्लिप लगा कर दो या स्टैम्प पेपर के ऊपर कर दो। ठीक है, तो वो साइन करना इंडोर्समेंट कराता है और साइन के साथ अगले बंदे को पकड़ा देना डिलीवरी कराता है। जबकि बेरर के अंदर क्योंकि किसी का नाम शाम नहीं होता, कोई ऑर्डर नहीं होता, कौन इसको निकलवा सकता है पैसे, जिसके पास होता है वही उसका बेरर होता है, वही उसका ऑनर होता है। वो बंदा सिंपल अगले बंदे को डिलीवर करके भी जो है इसको ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है। अच्छा, बेरर इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोमिसरी नोट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक is payable to bearer if either of the following 2 conditions। कौन सी? express to be so payable और last endorsement must be an endorsement blank। मतलब आखिरी जो endorsement हुई, हो सकता है ना इंडोर्स होते 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 पहुंच गया कहीं, लास्ट वाली जो endorsement है वो blank थी। blank से मुराद अगले बंदे का नाम ही नहीं लिखा हुआ। तो जब अगले का नाम नहीं लिखा हुआ, payable to कोई नहीं लिखा हुआ आगे, तो बेरर ही होता है। आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग है? अब बेरर इंस्ट्रूमेंट कैन बी ट्रांसफर्ड बाय मेयर डिलीवरी, से डिलीवर करके अगले बंदे को ट्रांसफर हो सकता है। ये वही बातें थी सारी। अच्छा, अब आगे आते हैं जरा इनलैंड इंस्ट्रूमेंट एंड फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। ये बात ज़रा बड़े गौर से समझनी है। बेसिकली आपने इनलैंड इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन को ही याद करना है, क्योंकि मेरे ख्याल में ऑर्डर बेयरर वाली इस ऐसा कोई याद करने की नीड नहीं है, कॉन्सेप्ट है। क्या कहते हैं? मतलब है कि
समझ आ गया होगा ना ऑर्डर बियरर क्या होता है, तो मेरे ख्याल में तो आप खुद भी लिख सकते हो इसको। आई डोंट थिंक सो कि आपको एज इट इज़ याद करने की भी ऐसा नीड है इसकी, अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, मुझे तो ये लग रहा है, अब पता नहीं समझ आई है कि नहीं। लेकिन ये इनलैंड वाला थोड़ा सा इसमें है, तो इसको याद कर लेना आप, ठीक है। और जो इनलैंड नहीं होता वो फॉरेन होता है, मतलब अगर सिनेरियो का आ गया फॉरेन है इनलैंड, आपने देखना है इनलैंड की डेफिनेशन क्या थी, अगर उसमें पूरा उतर है ठीक है, उसमें से कोई मिसिंग है चीज़ तो भाई इसको फॉरेन में ले जाओ, क्योंकि दो ही तरह के होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अ प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक विच इज़ मेड और ड्रॉन इन पाकिस्तान, बना पाकिस्तान में। मेड और ड्रॉन क्यों लिखा है, मेड लिखा है प्रोमिसरी नोट के लिए क्योंकि मेक करना होता है, मेकर होता है, ड्रॉन लिखा है बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक के लिए, ठीक है जी। अच्छा, मेड और ड्रॉन इन पाकिस्तान एंड ऑल्सो मेड पेएबल इन पाकिस्तान, मतलब है कि भाई आपने वो बनाया था चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट पाकिस्तान के अंदर बैठ के बनाया है और पाकिस्तान में ही पेएबल है, मतलब किसी पाकिस्तानी बंदे को ही पेएबल है, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर ही पेएबल है, मतलब है कि आपने ये लिख दिया जैसे पे टू असलम, ठीक है, और वो नीचे वो साइन वगैरह भी होते हैं ना, एड्रेस भी होता है, आप कराची का है बंदा, याद है ना, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, उसका तो आपको फॉर्मेट पता है, चेक भी आपने देखा हुआ है। तो उस केस में भी क्या होता है, आपका वो आगे पर्सन का नेम भी आप लिखते हैं, ठीक है, चेक के ऊपर, और चेक भी वो आपका अगर लोकल बैंक है तो इसका मतलब यही कि पेएबल इन पाकिस्तान भी है। बात आई है भाई समझ। अगर तो बना भी पाकिस्तान में है और पेएबल भी पाकिस्तान में है, या दूसरी सिचुएशन वो कहता है बना पाकिस्तान में ही है अपॉन एनी रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तानी शहरी पर ही बना है, ऑल्दो इट मे बी पेएबल इन अ फॉरेन कंट्री, हो सकता है लेकिन पेएबल ये बाहर वाले किसी मुल्क में भी हो। देखो आपने एक बनाया जी प्रोमिसरी नोट, आपने बनाया आई प्रोमिस टू पे मोहम्मद अली ₹100,000 इन कनाडा, ठीक है, आप प्लेस भी लिख सकते हो ना, मेंशन कर सकते हो, हम याद है हमने पढ़ा हुआ है कि प्लेस लिखना कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। बात आ रही है भाई समझ या नहीं। आई प्रोमिस टू पे मोहम्मद अली ₹100,000 इन कनाडा या इन यूएसए, इन यूके। अब देखो मैं ये वादा कर रहा हूँ, मतलब मैं प्रोमिसरी नोट बना रहा हूँ, इस तरह बिल ऑफ एक्सचेंज चेक भी बन सकता है। मैं ये प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं मोहम्मद अली को पे करूँगा, जो कि अपेरेंटली मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ही इज़ अ पाकिस्तानी सिटीजन, पाकिस्तानी रेजिडेंट, ठीक है, मैं इसको पैसे पे करूँगा, लेकिन करूँगा मैं बाहर किसी मुल्क में। कहते कोई बात नहीं, फिर भी ये इनलैंड इंस्ट्रूमेंट ही कंसिडर होगा। बात आई है भाई समझ नहीं आई। अब ये देखो ये डेफिनेशन है, ये आपको याद करनी पड़ेगी क्योंकि भूल सकती है, ठीक है। लॉजिक तो इसके पीछे लॉजिक एज सच कोई नहीं है, कानून ने एक डेफिनेशन निकाल दी, इसका बना लेते हैं लॉजिक याद रखने के लिए। वो ये है कि दो उसकी है ना डेफिनेशन, या ये वाला भी दोनों ही इनलैंड है, दोनों में उसने ये कहा है कि मेड और ड्रॉन इन पाकिस्तान, भाई बनना पाकिस्तान के अंदर चाहिए, ये लाजमी, ये पहली शर्त है। अगर तो बना ही पाकिस्तान के अंदर नहीं है तो बस आउट हो गया इधर से, अब वो फॉरेन के अंदर जाएगा। बनना पाकिस्तान के अंदर चाहिए, हाँ, एक सिनेरियो सीधा सादा सा, बना भी पाकिस्तान में, पेएबल भी पाकिस्तान में। दूसरा वो कहता है यार ऐसे हो सकता है कि बना पाकिस्तान में, पाकिस्तानी बंदे के नाम पर बना है लेकिन पेएबल बाहर है। इसका मतलब है कि पेपर में हो सकता है क्वेश्चन आ रहा है कि बना पाकिस्तान में, पेएबल फॉरेन कंट्री में हो, लेकिन बना भी किसी फॉरेन पर्सन के नाम पे हो, तो आपके फॉरेन माइंड में खटक जानी चाहिए चीज़ कि यार ये इनलैंड इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन पे नहीं उतरा। इनलैंड वाले की डेफिनेशन क्या है, पहले नंबर पे बना पाकिस्तान में है, पेएबल भी पाकिस्तान में है, वो वाला केस तो नहीं था वो। मतलब हम केस कौन सा डिस्कस कर रहे हैं, बना पाकिस्तान में है लेकिन पेएबल इन कनाडा ऑन अ कैनेडियन पर्सन, ये हम डिस्कस कर रहे हैं। तो वो पहले सिनेरियो में तो नहीं आता। दूसरा सिनेरियो क्या था, बना पाकिस्तान में, बना पाकिस्तानी शहरी के ऊपर है लेकिन पे बाहर हो रहा है, तो भाई पाकिस्तानी शहरी तो नहीं है, तो इसका मतलब फॉरेन इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। बात आ रही है समझ। तो भाई इनको बड़े बारीकी से आपने याद रखना है, एमसीक्यू इजीली आ सकता है, 2-4 नंबर का दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। नोट क्या करवाना चाह रहा है, एन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट रिमेन्स इनलैंड इवन इफ इट हैज़ बीन इंडोर्स इन अ फॉरेन कंट्री। हाँ, कहता अगर वो जो बात हो रही है डेफिनेशन की, वो इशुएंस के ऊपर हो रही है, याद है ना, मेरा नहीं ख्याल ये भूलने वाली चीज़ थी। इशुएंस हमने बात की थी कि इशू से मुराद है जब जिंदगी में पहली बार बिल ऑफ एक्सचेंज चेक या प्रोमिसरी नोट बनेगा ना, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनेगा जब जिंदगी में पहली बार, उसको हम इशू बोलते हैं।
ये इशू के हवाले से डेफिनेशन बता रहा है। बाद में वो कहता है इंडोर्स हो गए, चाहे कनाडा चला गया, यूके चला गया, स्विट्ज़रलैंड चला गया, जहाँ पे मर्जी चला गया, ठीक है, डजेंट मैटर। डेफिनेशन के हद तक सही है। डेफिनेशन में वो कहता है कि भाई अगर बना पाकिस्तान के अंदर है और पेबल भी पाकिस्तान में है, या बना पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तानी सिटीजन के लिए है, और पेबल इन फॉरेन कंट्री है, कहता है दोनों सिचुएशन को मैं इनलैंड इंस्ट्रूमेंट ही समझूंगा क्योंकि बने यहाँ पे। हाँ, बाहर में इंडोर्स होगी, जहाँ मर्जी पहुंचे, कोई मसला, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे आप प्रोमिसरी नोट मेड इन मुल्तान एंड पेबल इन पेशावर, मुल्तान में बना, पेशावर में पैसे देने, कोई मसला नहीं। मतलब है कि मैंने कहा आई प्रोमिस टू पे ₹100,000 टू मिस्टर असलम खान ऑफ पेशावर, ठीक है, मैंने ये फॉर एग्जांपल लिख के कह दिया, तो कोई सही है, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट हो गया। पेबल मेड और ड्रॉन इन पाकिस्तान, पेबल इन पाकिस्तान। दूसरा, बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन इन लाहौर ऑन अ पर्सन रेजिडेंट इन सादिकाबाद, पेबल इन सादिकाबाद और इन दुबई। भाई एक लाहौर का बंदा है, उसने बिल बनाया है, बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया है, किसके नाम पे? एक बंदे के जो कि सादिकाबाद में रहता है, मतलब पाकिस्तान से। सादिकाबाद पता है, रहीम यार खान के पास है। ये ना हो गया आप उधर बैठे सोए हो यार ये सिटी पाकिस्तानी है, यानी मेरे ख्याल में इतनी की तो नॉलेज होनी चाहिए हमें। अच्छा, तो मतलब कि सादिकाबाद भी पाकिस्तान में आया था, जिसका मतलब पर्सन पाकिस्तानी है। अब आगे आपने लिखा कि इसको जो पैसे देने हो मैं सादिकाबाद में भी क्या मतलब दे दो या दुबई में दे दो, तो भाई ये भी क्या है, मेड और ड्रॉन इन पाकिस्तान। आगे क्या था, ऑन अ पर्सन रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान मे बी पेएबल इन फॉरेन कंट्री, ठीक है, तो ये सही है, ओके सीन है। इनलैंड है, बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन इन सखर ऑन अ पर्सन रेजिडेंट इन टोबा टैक्सिंग ऑल्दो इट मे बी पेएबल इन अफगानिस्तान, तो कोई मसला नहीं है सर, क्या होगा, ये भी इनलैंड है, ठीक है। डेफिनेशन में पूरा उतर है। नीचे उसमें सिंपल कह रही है फॉरेन किसको मैं समझूंगा, जो इनलैंड नहीं है ना वो फॉरेन है, जो इनलैंड नहीं है, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में बना ही नहीं है तो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है, बस आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। इनलैंड की डेफिनेशन आई दोनों पॉइंट्स में, स्टार्ट में लिखा मेड और ड्रॉन इन पाकिस्तान, आपके सामने जो सिनेरियो है वो लिखा हुआ है जी मेड इन कनाडा, मेड इन यूके, खत्म होगी बात, फॉरेन के अंदर ले जाओ, सही है। इसके दो के अलावा कोई नहीं है। और यहाँ पे बेसिकली कंट्री की बात हो रही है ना, एरिया की बात, तो एरिया के ज्योग्राफिकली दो ही टाइप्स हैं बस, इनलैंड और दूसरी, ठीक है। फिर या उसने कहा जी बना पाकिस्तान के अंदर लेकिन बना किसी फॉरेन सिटीजन के ऊपर है, आगे उसने लिख दिया पेएबल इन पाकिस्तान, ठीक है, तो भाई फिर भी मसला आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपने समझनी है। अच्छा, प्रोमिसरी नोट मेड इन पाकिस्तान अपॉन अ रेजिडेंट इन ईरान बट पेएबल इन म्यांमार। हाँ, तो भाई पाकिस्तान में बना तो है लेकिन बाहर किसी सिटीजन के लिए बना है, हमारे वाले के लिए नहीं बना, तो हमने तो हमारे वाले का पढ़ा हुआ है, तो ये फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है। अब बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन इन यूके ऑन अ पर्सन रिजाइडिंग इन यूके एंड मेड पेएबल, तो सारा कुछ ही बाहर हो रहा है, तो उधर के फिर आ गया ड्रॉन इन यूके, तो ये भी बाहर का फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। लास्ट बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन इन पाकिस्तान ऑन अ पर्सन रिजाइडिंग इन यूके एंड मेड पेएबल इन यूके, तो ये भी भाई क्या है, वही है, फॉरेन है। क्योंकि अगर आपने बाहर पे करना चाहते हैं ना और इनलैंड रखना चाहते हैं इसको, तो फिर बंदा पाकिस्तानी होना चाहिए, पाकिस्तानी सिटीजन, रेजिडेंट, सिटीजन भी नहीं, रेजिडेंट। रेजिडेंट का मतलब रिहायशी जो यहाँ पर रहता है। सिटीजन तो ऐसे भी हो सकता है ना, वो फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में लिखते हैं पाकिस्तानी सिटीजन लिविंग इन यूके, तो आपने उधर परेशान नहीं होना, रेजिडेंट होना चाहिए पर्सन, रिहायशी होना चाहिए पाकिस्तान का। सिटीजन तो लोग डबल कंट्रीज़ के भी हैं, ठीक है, डुअल सिटीजनशिप। ओके भाई, आइए समझिए नहीं। अब आगे आ रहे डिमांड इंस्ट्रूमेंट एंड टाइम इंस्ट्रूमेंट। डिमांड का सिंपल मतलब ये है कि भाईजान जब आपका दिल करे ना, आप मेकर से, प्रोमिसरी नोट के केस में मेकर, और चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में ड्रॉई, ठीक है, आप इनसे जाके पैसे मांगते हो जब भी दिल करे। आपने आके ना यार ये लो पैसे दो, फौरन उसको देने पड़ेंगे। एट डिमांड यही होता है ना कि भाई जैसे ही डिमांड की गई देने, तो दिस इज कॉल्ड डिमांड इंस्ट्रूमेंट। टाइम इंस्ट्रूमेंट ये है कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड दिया होता है कि इस टाइम पे आके आप ले सकते हैं, ठीक है, वो टाइम इंस्ट्रूमेंट है। चलो देख लेते हैं। कहते हैं डिमांड इंस्ट्रूमेंट्स पेएबल ऑन डिमांड मींस द इंस्ट्रूमेंट इन विच नो टाइम फॉर पेमेंट इज मेंशन। टाइम नहीं मेंशन होता, ठीक है, तो सिंपल है भाई, जब मर्जी लो। अ चेक इज ऑलवेज पेएबल ऑन डिमांड, ये हमने पहले भी काफ़ी बात इसके ऊपर की हुई है, ये ज़रा नोट कर लें। चेक जो होता है ना वो टाइम इंस्ट्रूमेंट नहीं हो सकता बाय लॉ। कानून कहता है कि भैया चेक हमेशा ऑन डिमांड होता है,
क्यों लॉजिक हमने पढ़ा हुआ है, क्योंकि चेक के केस में ड्रॉ ही होता है बैंक, लेकिन उसने जो पैसे देने होते हैं वो अपनी जेब से थोड़ी देने, या उसको ये थोड़ी वो कह सकते हैं मुझे तो पता ही नहीं था कि पेमेंट भी कोई करनी होती है, मैं तो बस अपने ऐसे बैंक अकाउंट्स के अंदर पैसे लोगों के रखवाए हुए हैं। भाई लोग कहेंगे सर मेरा ही पैसा उठा के तो आपने देना था, तो देर किस चीज़ की है। तो देखो बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में दोस्तों ना ड्रॉई पता नहीं किसको आपने लिख दिया है, उसको गरीब को पहले सोचना पड़ रहा है मैंने इसके लेने देने क्या करना है मामला, इसलिए हम वहाँ पे कहते हैं उससे एक्सेप्ट भी करवाएं। चेक के केस में नहीं हम कहते हैं कि ड्रॉई से एक्सेप्ट करवाए, पहले बिल ऑफ एक्सचेंज में हम कहते हैं पहले एक्सेप्ट करवाओ उससे कि भैया आपने देने हैं पैसे, ठीक है, फिर होगा। तो उधर फिर टाइम इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है, डिमांड इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। इधर कानून कहता है जरूरत नहीं है टाइम इंस्ट्रूमेंट की, भाई पैसा हमारा ही पड़ा हुआ है, हम हमारा जब दिल करता ले सकते हैं जाके। आई गल समझ नहीं। अ प्रोमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज इज पेबल ऑन डिमांड वेयर, देखो पहले उसने कहा चेक तो भाई होता ही हमेशा पेबल ऑन डिमांड है, उसको तो समझने की जरूरत ही नहीं है ना कि भाई कब पेबल ऑन डिमांड कंसीडर किया जाएगा, भाई होता ही पेबल ऑन डिमांड है, ठीक है। प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज को देख लेते हैं ये कब पेबल ऑन डिमांड कंसीडर किए जाएंगे। तो भाई पहला उसने कहा इफ इट इज एक्सप्रेस टू बी सो, मतलब एक ऊपर लिखा हुआ है आई प्रोमिस टू पे यू ₹100,000 ऑन डिमांड, इस तरह करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर तो ये स्पेसिफिकली मेंशन किया ये हो जाएगा, या इट इज एक्सप्रेस टू बी पेबल एट साइट और प्रेजेंटमेंट और डिमांड, या उसके ऊपर लिखा हुआ है पेबल एट साइट, साइट मतलब देखते ही पे करना है, प्रेजेंटमेंट का प्रेजेंट करना, पेश करते ही पे करना है, अगर ये लिखा हुआ है पेबल एट प्रेजेंटमेंट, ठीक है, या पेबल ऑन डिमांड लिखा हुआ है इस तरह का तो फिर भी है। या वो कहता है नो टाइम फॉर पेमेंट स्पेसिफाइड, या टाइम नहीं स्पेसिफाइड, जैसे हमने पहले जो देखे उसमें लिखा ना आफ्टर 2 मंथ आफ्टर 3 मंथ, तो वो टाइम इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। या अगर वो कहता है कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो भाई दो ही तो टाइप्स हैं टाइम के हिसाब से, एक टाइम इंस्ट्रूमेंट होता है एक डिमांड इंस्ट्रूमेंट होता है, तो अगर टाइम नहीं मेंशन तो ऑब्वियसली इट्स अ डिमांड इंस्ट्रूमेंट। और द बिल और नोट एक्सेप्टेड और इंडोर्स आफ्टर इट इज ओवर ड्यू एज रिगार्ड्स टू पर्सन एक्सेप्टिंग और इंडोर्सिंग इट। या हाँ चौथे नंबर पे देखो, तीन बातें तो सादा सादा सी थी समझ आ गई, चौथी वो बात ये कह रहा है, कहता है अगर कोई बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट ओवर ड्यू हो चुका है, ओवर ड्यू से मुराद क्या है कि अपनी तारीख जो उसकी थी आपने लिखा होता है इस डेट तक आप ले सकते हो, मिसाल तौर पर पहले वो टाइम इंस्ट्रूमेंट था आपने लिखा है आफ्टर 3 मंथ ले सकते हो, 3 मंथ्स गुजर चुके हैं, ठीक है, वो टाइम गुजर चुका है लेकिन अभी तक आपने नहीं लिया, अब वो ओवर ड्यू हो चुका है ना, वो कहता है अब वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, डिमांड इंस्ट्रूमेंट के अंदर, ठीक है, वो किसी भी वक्त लिया जा सकता है। आगे भाई बात समझ, नोट कर लें एट साइट एंड प्रेजेंटमेंट मीन्स ऑन डिमांड एंड इंस्ट्रूमेंट ऑन डिमांड इज पेबल इमीडिएटली। ऑन डिमांड का मतलब ये ना भाई पैसे निकाल फौरन उसको देने पड़ेंगे, वो ये नहीं कह सकता कल आगे ले लें परसों आगे ले लें, नहीं भाई तूने लिखा था अभी देने पड़ेंगे, ठीक है। अमजद ड्रॉन अ बिल ऑन साजिद, अमजद साहब ने एक बिल बना दिया साजिद के नाम पे, ठीक है, एंड नो टाइम ऑफ पेमेंट वाज स्पेसिफाइड इन इट, द बिल इज पेबल ऑन डिमांड साजिद हैज़ टू मेक द पेमेंट इमीडिएटली, साजिद ने फौरन पेमेंट करनी है। ऑन साजिद से मुराद है कि साजिद ड्रॉई है ना, साजिद को कहा जा रहा है कि आपने पेमेंट करनी है, ठीक है। प्रोमिसरी नोट के केस में अगर है प्रोमिसरी नोट मेड ऑन असलम या ऑन साजिद, उस केस में वो पार्टी से दो होती है ना, एक मेकर है बनाने वाला, दूसरा बंदा पे ही होता है। इस केस में बिल ऑफ एक्सचेंज ऑर्डर किसी ड्रॉई को किया जा रहा होता है ना, इसलिए ऑन के आगे जो आ रहा है बंदा वो ड्रॉई होता है, लेकिन इसको रट्टा नहीं मार लेना, सिचुएशन में पढ़ लेना, हो सकता है वो ऑन आगे पीछे कर दे, ठीक है, तो आप ना ऑफ हो जाए। टाइम इंस्ट्रूमेंट, एन इंस्ट्रूमेंट पेबल आफ्टर अ फिक्स टाइम और ऑन अ स्पेसिफाइड डेट इज कॉल्ड टाइम इंस्ट्रूमेंट, मतलब आपने कहा 2 महीने बाद ले लेना, या आपने कहा 15 अगस्त को ले लेना, 30 जुलाई को ले लेना, ये दिस इज टाइम इंस्ट्रूमेंट। द बिल इज अ प्रोविजन नोट बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ टाइम इंस्ट्रूमेंट व्हेन इट इज एक्सप्रेस टू बी पेबल आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड, सही है, 3 महीने बाद, ऑन अ स्पेसिफिक डे, ईद के दिन या 10 अगस्त को, सर्टन डेट आफ्टर साइट, या ये कह सकते हैं दिखाने के 10 दिन बाद, ठीक है, मतलब कि जब आप प्रेजेंट कर दोगे इसको दिखा दोगे उसके 10 दिन बाद ले लेना, तो कहता है ये भी टाइम ही है। अगर आपने कहा जी पेबल एट साइट है, ये बात जरा समझ लें, अगर पेबल एट साइट है या पेबल एट प्रेजेंटमेंट है तो दैट्स अ डिमांड इंस्ट्रूमेंट, भाई फौरन दे रहे हैं। अगर आप कहोगे जी पेबल 5 डेज आफ्टर साइट, पेबल 5 डेज आफ्टर प्रेजेंटमेंट, तो फिर वो क्योंकि दिन आ गए ना बीच में, तो वो टाइम इंस्ट्रूमेंट बन जाता है, ठीक है। लास्ट क्या, ऑन द हैपनिंग ऑफ इवेंट विच इज सर्टेन टू हैपन, डेथ पे किसी की देना है इस तरह,
नोट, देयर कैन बी अ टाइम बिल टाइम नोट, बट फिर वो अगेन आपको बता रहा है, वो कहता है भूलना नहीं है, मैंने पेपर में पूछना है आपसे, कहता है टाइम बिल भी हो सकता है, मतलब टाइम जिसका फिक्स्ड है कोई उस पर करना है, टाइम प्रोमिसरी नोट भी हो सकता है, बट नॉट अ टाइम चेक बिकॉज अ चेक कैन नॉट बी एक्सप्रेस टू बी पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड, क्योंकि चेक डिमांड के अलावा हो ही नहीं सकता। सही है, ये होना ही हमेशा डिमांड पे चाहिए। अब आपके माइंड में फिर वो क्वेश्चन आ सकता है कि सर ऊपर डेट जो डलती है, भाई डेट का मतलब होता है इशुएंस डेट। हमने बिल ऑफ एक्सचेंज भी देखा ना, इधर हम डेट डाल रहे होते हैं या कहीं पे भी, प्रोमिसरी नोट में भी हम डेट डाल रहे होते हैं, वो इशुएंस डेट होती है, यार इस डेट को इशू किया जा रहा है। अब जाहिर है इशू तो करने के बाद ही पे होगा ना, ये तो नहीं कि इशू करने से पहले कोई बंदा कहाँ से लेकर चले जाएगा, है ही नहीं, एक चीज़ मौजूद ही नहीं। तो चेक के ऊपर भी जो डेट डली होती है दैट्स इशुएंस डेट, इशुएंस डेट होती है। अब इशुएंस डेट से पहले तो बन ही नहीं सकता, चेक मिल ही नहीं सकता। वो तो आप कहो कि भाई एक 15 जुलाई के चेक का मैं 10 जुलाई को बैंक लेकर जा रहा हूँ, मेरे ऊपर डेट डली हुई 15 जुलाई, बैंक तो नहीं मुझे पे करा, तो ये कौन सा पेबल ऑन डिमांड हुआ? तो ये बेवकूफ़ी इसको आप कह सकते हैं और कुछ भी नहीं। जब डेट डली हुई है इसका मतलब है कि ये इस डेट को इशू हुआ है, जब इशू इस डेट को हुआ तो उसी के बाद ही वो वैलिड होगा ना। उसके बाद हाँ 15 जुलाई हुआ, आप 15 जुलाई को ही चले जाएँ बैंक, 16 को चले जाएँ, 17 को चले जाएँ, अचानक महीने बाद चले जाएँ, ठीक है, फ़ौरन पेबल है, ठीक है। Adil signed a bill of exchange with following words 3 months after date pay to Raheel or order। तो ये भाई टाइम इंस्ट्रूमेंट है। ओके जी, कोई मसला किसी तरह का इसमें? चलो माशाल्लाह, मेरे ख्याल में क्वेश्चंस भी कर ही लें इसके, ताकि कल आगे चलते हैं, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आ जाएं जी। अ प्रोमिसरी नोट इज अ डॉक्यूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग, क्या होता है जी प्रोमिसरी नोट के अंदर? कंडीशनल, कंडीशन तो होती नहीं है, तो पहले दो तो निकाल दो, एंड वाले पढ़ते हैं। अनकंडीशनल प्रॉमिस टू पे, एक है ऑर्डर, ऑर्डर तो आता है बिल ऑफ एक्सचेंज में, तो प्रॉमिस टू पे सी हो जाएगा। अच्छा जी, इफ अ डॉक्यूमेंट कंटेन्स एन ऑर्डर डायरेक्टिंग अ पर्सन टू पे, अगर ऑर्डर हो और किसी पर्सन को आप कह रहे हैं, इट इज प्रोमिसरी नोट, नॉट अ प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, कंडीशनल प्रोमिसरी नोट। कंडीशनल तो नहीं होता, प्रोमिसरी नोट भी नहीं। अच्छा, अब इसमें देखना कंटेन्स एन ऑर्डर डायरेक्टिंग अ पर्सन टू पे, अब ये चेक में भी होता ही है और बिल ऑफ एक्सचेंज में भी होता है, लेकिन चेक में पर्सन की जगह बैंक यूज होता है ना वर्ड, तो उस लिहाज से तो बिल ऑफ एक्सचेंज है। लेकिन अगर आपने पर्सन को लीगल पर्सन समझते हुए बैंक को भी बीच में कंसिडर कर रहे हैं, तो फिर इसका जवाब नोट अ प्रोमिसरी नोट भी हो सकता है। बोली प्रोमिसरी नोट तो नहीं है, बाकी हो सकते हैं। देखते हैं ये क्या कहते हैं। इसने कहा बिल ऑफ एक्सचेंज की तरफ चले जाते हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा सोचना चाहते हैं तो फिर चेक भी हो सकता है, बट कम ही सोच लें। अगर चेक होता तो वो डायरेक्टिंग ऑफ बैंक लिख देता, ठीक है। थर्ड, अ प्रॉमिस टू पे इज कंडीशनल, कब कंडीशनल होगा? इफ इट डिपेंड्स अपॉन सर्टेन इवेंट, नहीं भाई, अनसर्टन के ऊपर है। फिर दूसरा, द प्रॉमिस इज टू पे ऑन एक्स डेथ इफ ही लीव्स द मेकर इनफ टू पे, अगर वो पैसा छोड़ के जाएगा, अब पता नहीं वो छोड़ के जाएगा कि नहीं जाएगा, दिस इज अनसर्टन। तो दूसरा इस वक्त लग तो रहा है। फिर आगे पेबल ऑन डिमांड, नहीं, आफ्टर सन, नहीं, ये तो नहीं, तो बी भाई आंसर है। ओके। फोर्थ, इन प्रोमिसरी नोट देयर आर, कितनी पार्टी भाई? मेकर और पे, दो पार्टीज हैं बस। पांचवा, अ होल्डर इन ड्यू कोर्स गेट्स एन इंस्ट्रूमेंट सब्जेक्ट टू डिफेक्ट्स, क्या उसके बाद डिफेक्टिव आता है? फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स, गेट्स एन इंस्ट्रूमेंट का मतलब कि अब उसके पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है? तो भाई अब जो उसके पास आया वो फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स हो गया ना। आता पीछे से तो उसके पास वो वैसे आया था, डिफेक्ट वाला आया था, लेकिन गेट्स एन इंस्ट्रूमेंट का यहाँ पे मतलब, अब इंग्लिश का थोड़ा सा जजमेंटल एरर एक हो सकता है, कि हो सकता है कि आप ये सोचें कि यार गेट्स एन इंस्ट्रूमेंट का मतलब मैं ये ले रहा हूँ कि उसके बाद पीछे से किस तरह का है, वो तो डिफेक्टिव ही था। लेकिन यहाँ पर ना वो मतलब उसका ये ले रहा है कि भाई अब जो उसके पास है, अब उसके जो हाथ में है वो इंस्ट्रूमेंट कैसा हो चुका है, ठीक है। तो वो अब तो भाई ओके सीन है, फ्री फ्रॉम डिफेक्ट। हमने पढ़ा हुआ ना कि हर ऐप से पाक हो जाता है होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास जब आके। छठा, अ प्रोमिसरी नोट चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट इफ इट इज, कब इनलैंड समझा जाएगा? हाँ, अब यहाँ पे सोचना पड़ेगा। पहला अगर ड्रॉन इन पाकिस्तान पेबल आउटसाइड, नहीं, ये कम है डेफिनेशन। अगर इसके अंदर वो रेजिडेंट वाला डाल देता तो फिर तो सही था, पहला तो नहीं है भाई। फिर आगे ड्रॉन अपॉन एनी पर्सन रेजिडेंट इन पाकिस्तान, ये भी नहीं, पूरा तो नहीं उतर रहा, मतलब पता नहीं बना तो पाकिस्तान के अंदर आगे पे कहाँ पे हो रहा है? ड्रॉन एंड पेबल इन पाकिस्तान, ये वाली बात अच्छी है, सही है, ये सी सही लग रहा है। ड्रॉन एंड पेबल आउटसाइड पाकिस्तान, नहीं भाई, तो सी है भाई। देखें उसने बारीक सी बात किस तरह निकाली है, तो थोड़ा गौर के साथ हमें चलना पड़ेगा, ठीक है। 7, द मेकर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड, वही ड्रॉर बोलते हैं।
चेक वाले मेकर को बनाने वाले को भी ड्रॉर बोलेंगे, और जिसके नाम पे बनाया जा रहा है वो ड्रॉई है बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक के केस में, और जो जिसको पेमेंट मिलनी है वो पेई है। ठीक है। 8 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इट मस्ट बी इन राइटिंग, इट मस्ट बी ट्रांसफरेबल, इट मस्ट बी रजिस्टर्ड, मस्ट बी साइन। रजिस्टर्ड वाला कोई सीन नहीं है, बैठ के जिसको रजिस्टर करवाएं कहीं से जाके, ये हमने पढ़ा है कि नहीं, हमने ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं है। हम तो बल्कि कहते हैं कि प्रोमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज आप चाहे एक छोटे से पेज के ऊपर लिख के जेब में रख लें, ठीक है, वो अगले बंदे को दे दें, वो भी वैसे ही बात आ रही समझ। तो ये रजिस्टर्ड वाला सीन नहीं है। अच्छा, बेयरर इंस्ट्रूमेंट मीन्स एन इंस्ट्रूमेंट कौन सा विच इज एक्सप्रेस टू बी पेएबल टू बेयरर, यस, ऑन विच द लास्ट इंडोर्समेंट इज इन ब्लैंक, ये भी सही है। ए और बी दोनों हो सकते हैं। विच इज़ पेएबल आफ्टर सर्टन डेज ऑफ मेकिंग द इंस्ट्रूमेंट, ये तो टाइम इंस्ट्रूमेंट है ना, मतलब कि आफ्टर सर्टन, ये तो उसका बेयरर से क्या ताल्लुक है। बेयरर का मतलब है ना भाई कोई भी बंदा के पैसे निकलवा सकता है। अब वो पेएबल ऑन डिमांड भी हो सकता है, ऑन ऑर्डर जो है ऑन टाइम भी हो सकता है। तो देखें, ऑर्डर बियरर एक अलग टाइप है, टाइम डिमांड एक अलग टाइप है, इनलैंड फॉरेन एक अलग टाइप है, इसको मिक्स नहीं कर देना। सही है, चीज़ें बिल्कुल अलग है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी प्रेजेंटेड एट एनी टाइम फॉर पेमेंट, कौन सा भाई किसी भी टाइम पे कहा दिया जा सकता है। बियरर इंस्ट्रूमेंट पेएबल ऑन स्पेसिफाइड टाइम, नहीं भाई वो तो फिर टाइम पे देना पड़ेगा ना। तो जाहिर है डिमांड वाला ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट पेएबल ऑन डिमांड, तो ये यही फिर बनता है ना, किसी भी टाइम आप दे सकते हो। ठीक है, बाकी 2-4 आपके और एमसीक्यूज होंगे इसमें, वो देख लीजिएगा। पीछे कोई क्वेश्चन, आई बिलीव क्वेश्चन तो हमने साथ देख ही लिए थे। अच्छा, इसका ना क्वेश्चन नंबर 6 है, वो आप देख लें, पता नहीं आपकी बुक में क्या होगा। क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन द प्रोविजन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 ब्रीफली एक्सप्लेन वेदर द फॉलोइंग आर प्रोमिसरी नोट्स और नॉट। जो 7 कंडीशंस हैं ये थोड़ी देख लेते हैं, हमारा रिवाइज भी हो जाएगा, और ये आप लोग बेहतर है लिख कर भी कर लें। उसने कहा आई प्रॉमिस टू पे राहत ऑन डिमांड 5000 एट माई कन्वीनियंस, कि भाई जब मेरा दिल करेगा ना तब दूंगा। तो ये तो कन्वीनियंस यही है ना कि जब मैं मुनासिब समझूंगा, जब मेरे लिए इजी होगा मैं दूंगा। तो सर ये तो आपका वैलिड प्रोमिसरी नोट नहीं, क्योंकि कंडीशन आपने लगा दी है ना कि भाई मैं जब करूंगा, तो फिर ये तो गलत है। अच्छा, अब पेपर में आपने ऑब्वियसली इसका रीज़न भी देनी है कि क्यों ये नहीं है। ठीक है, वो जिस तरह ये भी बता रहा है क्योंकि कंडीशनल पूरी, चाहे अब एक एक नंबर का होगा, पूरी लंबी लंबी लीगल प्रोविजन लिखने की नीड नहीं है, बट ऑब्वियसली यू हैव टू राइट समथिंग कि कानून क्या बोल रहा है इस पर। अच्छा, दूसरा आ गया जी, ऑन डिमांड आई प्रॉमिस टू पे सोनू और ऑर्डर 5000 फॉर, तो ये तो बिल्कुल सही है, उसने कहा कि भाई मैं पे आपको करूँगा, इसमें हमें कोई मसला नज़र नहीं आया। ठीक है। थर्ड आ गया, अब आई प्रॉमिस टू पे आदिल और ऑर्डर 5000 एंड 500 शेयर्स ऑफ सिग्मा लिमिटेड। तो भाई सिग्मा कुछ नहीं है, यहाँ पे आपने रीज़न क्या देनी है कि प्रोमिसरी नोट में सिर्फ और सिर्फ लीगल टेंडर हो सकता है, मतलब पीकेआर में अमाउंट हो सकती है, ये चीज़ें या शेयर्स वगैरह नहीं हो सकते, तो ये वैलिड नहीं है। नेक्स्ट, आई प्रॉमिस टू पे माही और ऑर्डर 5000 विद इंटरेस्ट कैलकुलेटेड एट क्वार्टरली रेस्ट। ठीक है, तो ये भी जो है आपका ये मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक तो ठीक है, क्योंकि उसने स्पेसिफिकली कहा था कि अगर इंटरेस्ट वगैरह भी आपने पे करना है तो ठीक है। इन्होंने इसको नॉट वैलिड लिखा हुआ है, आई डोंट नो व्हाई। 5, आई प्रॉमिस टू पे यू और योर सक्सेसर्स ऑन डिमांड ₹10,000। मैं आपको या आपके सक्सेसर्स को, सक्सेसर पता नहीं कौन है, कौन बंदा आएगा, तो जो पार्टी है वो स्पेसिफाइड नहीं है। हमने कहा ना पार्टीज टू प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी स्पेसिफाइड, तो हमें पता नहीं अब सक्सेसर से मुराद कौन कौन लिया जा रहा है, तो ये भाई गलत है। आई प्रॉमिस टू पे रफ़ी और ऑर्डर 10,000 7 days आफ्टर सालिक्स डेथ, तो सही है, डेथ के बाद सर्टन इवेंट है उसके बाद आपने देने, तो वैलिड प्रोमिसरी नोट है। आई एम लाइबल टू पे अहमद रुपये, मैंने अहमद को 5000 देने, ये तो भाई अपना वो बता रहा है कि मैंने देने, इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो देने भी है कि नहीं देने, कब देने हैं ये तो नहीं आप बता रहे। ठीक है, ओके है जी, चलें कल फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर 14। सिलेबस हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह की आपको तकरीबन 15 अगस्त की आई बिलीव डेट दी हुई थी, क्योंकि ज़ाहिर हमने 6 मई से स्टार्ट किया है, इंशाल्लाह उससे भी पहले एंड हो जाएगा, सुकून से ही एंड होगा, क्योंकि चैप्टर 14 हो गया, 15 है, अगले जो है ना 16, 17, 18 और चैप्टर 1 के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मैं लगाता हूँ, क्योंकि उसमें से लाजमी आता है पेपर आना, 17, 18, 16 में से भी है, बट वो आप कह लें कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स की एफर्ट करने वाले होते हैं, याद रखने वाले ज़्यादा होते हैं। ठीक है, उसमें से केस स्टडीज़ तकरीबन नहीं आती।
ठीक है, वो सीधे सीधे से क्वेश्चन आते हैं, तो उनके ऊपर भी टाइम तो लगेगा बट ऑब्वियसली कम लगेगा। तो इंशाल्लाह वो परेशानी आपके अगर माइंड में है भी तो वो निकाल दें। सिलेबस की इधर तो अल्लाह का शुक्र है कभी कोई टेंशन नहीं हुई, इंशाल्लाह टाइमली हो जाएगा। ठीक है, कल फिर इंशाल्लाह चैप्टर 15 स्टार्ट करते हैं। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।